नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रिवीजन एक्सरसाइज। तो सबसे पहले कुछ रूल्स के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है वाक्य का, सेंटेंस का। तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहता है, फिर विल और सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा रहता है। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस का रहता है। जबकि जब हम इन्हीं वाक्यों को, एक्टिव वाले वाक्यों को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस रूप में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस लगाते हैं, उसके बाद हम विल और सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं, उसके बाद हम बी लगाते हैं, उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस लगा देते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक जो रूल्स हैं उनको भी पहले समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए विल सेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा आपको बता दूं, सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें विल और सेल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है, उसके बाद में हमें बी लगाना है, उसके बाद में हमें क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमें लगा देना है। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको मालूम है कि नॉट लगेगा, तो नॉट लगेगा तो कहाँ पर लगेगा? नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब विल सेल के बाद में नॉट बी को लगाया जाता है। इसके बाद में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे, जो प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाएंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल को सेंटेंस की शुरुआत में ही लगा दिया जाएगा। जैसा सभी टेंसेस में होता रहा है कि जब भी इंटेरोगेटिव वाक्य बनते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की, उसे सबसे पहले लगा दिया जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। और हेल्पिंग वर्ब विल सेल का इस्तेमाल वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें करना है। अब बार बार ये विल सेल आ रहा है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि हमारे सब्जेक्ट हैं आई और वी तो इसके साथ में हमें सेल लगाना होता है, और यदि हमारे सब्जेक्ट हैं यू, ही, सी, इट, किसी का नाम या दे या फिर प्लूरल नाउन यानी बहुवचन की संज्ञाएं, तो फिर हमें इनके साथ में विल का प्रयोग करना होता है। प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो, आज्ञा हो, निषेध वाले भाव हों, तो इन्हें दिखाने के लिए जब कभी भी वाक्य में इस तरह के भाव आते हैं तो हमें आई और वी के साथ में विल लगाना पड़ता है। अभी पीछे की जो स्क्रीन गई है उसमें हमने बताया आई और वी के साथ सेल आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बेसिक रूल्स होते हैं जिसे ध्यान में रखना होता है। जैसे हम सरल शब्दों में बताएं, आज्ञा हो, वचन हो, विश्वास हो, धमकी हो या प्रार्थना हो, इस प्रकार के जब भाव वाक्य में आते हैं तो हमारा नियम पलट जाता है। उस स्थिति में आई और वी के साथ सेल नहीं लगाते, आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचे हैं यू, ही, सी, इट, किसी का नाम, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ में हम सेल का प्रयोग किया करते हैं। ये सभी तो बेसिक चीज़ें थी जो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ज़रूर मालूम होनी चाहिए इस टेंस के अंदर। इसके साथ साथ जो बेसिक रूल्स, जो 6 या 7 रूल्स हम पिछली प्रेजेंटेशन में बता चुके हैं, उनको भी हमें यहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जैसे सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, इस टेंस में सहायक क्रिया विल या सेल का हमें इस्तेमाल कर लेना है, बी का हमें इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है, बाय का हमें इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउंस आएंगे, अगर हमें उन्हें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। जैसे ही को हम हिम में बदल देंगे, सी को हम हर में बदल देंगे, इस प्रकार के परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट यदि हमें बनाना है तो उन्हें हमें नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदलना होता है। जैसे मी को हम आई में बदल देंगे, हिम को हम ही में बदल देंगे, दैम को हम दे में बदल देंगे। इस प्रकार के परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। तो ये सभी बेसिक रूल्स हैं। किसी भी टेंस में एक्टिव से यदि हमें पैसिव वॉइस में वाक्यों को कन्वर्ट करना है तो इन बेसिक 7-8 नियमों का पालन हमें करना पड़ता है, और उन्हीं नियमों का पालन हम इन प्रेजेंटेशन में भी आज भी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि इस टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहता है, उसके बाद विल या सेल लगा रहता है,
फिर क्रिया की पहली अवस्था लगी रहती है और उस लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट लगा रहता है। ऐसा ही स्क्रीन के ऊपर भी आप इस वाक्य में देख रहे हैं। जब हमें इसे पैसिव में बदलना है तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद में हमने विल बी या शैल बी में से किसी एक का चुनाव करना होता है। यहाँ हमने विल बी चुन लिया है और उसके बाद में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी है, रिटर्न, राइट की। बाय का इस्तेमाल किया है और आई को हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है, जो कि होता है मी। अगला जो हमारा वाक्य है वो है सी विल हेल्प मी। तो देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हम इसे सब्जेक्ट बना लेंगे आई। उसके बाद में विल बी का इस्तेमाल, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प इट का इस्तेमाल, फिर बाय का इस्तेमाल और सी को पीछे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया, जो कि होता है हर। इसी प्रकार से अगला वाक्य है जॉन विल लर्न द लेसन। जॉन विल लर्न द लेसन, तो द लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लेना है, द लेसन। विल बी का इस्तेमाल किया गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न का इस्तेमाल किया गया, बाय का इस्तेमाल किया और जॉन जो कि एक नाम है, तो नाम उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नाम को एज इट इज ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया जाता है, हमने भी लिख दिया जॉन। चेंजिंग अ नेगेटिव सेंटेंस इनटू द पैसिव। अब जब नेगेटिव वाले वाक्य हम बनाएंगे तो अब किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। जैसे हम एक्टिव का एक सेंटेंस ले लिए, सी विल नॉट हेल्प अस, सी विल नॉट हेल्प अस। और जब हम इसे प्रोनाउन में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसे लिख रहे हैं वी विल नॉट बी हेल्पिड बाय हर, वी विल नॉट बी हेल्पिड बाय हर। तो देखेंगे क्या क्या परिवर्तन हमने करे हैं। हमने देखिए अस जो था हमारा ऑब्जेक्ट, उसे हमने सब्जेक्ट बनाकर लिख लिया वी। अस का हमने बता दिया कि जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है वी। उसके साथ में हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, फिर नॉट का इस्तेमाल किया, फिर बी लगाया। और क्योंकि हमने बताया नेगेटिव हो सभी में, इस वाले टेंस में बी का भी इस्तेमाल करना है, बी का इस्तेमाल किया हमने। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प इट का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद सी उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख दिया, जो कि होता है हर। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है वी विल नॉट विजिट द हिल स्टेशन टिल दिस ईयर, वी विल नॉट विजिट द हिल स्टेशन दिस ईयर, ये हमारा वाक्य है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वी। उसके बाद में हम देखेंगे जो विजिट है ये हमारी वर्ब है और फिर जो हिल स्टेशन शब्द आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने इस वाक्य में सबसे पहले लगा लेना है, वो हमने लगा दिया द हिल स्टेशन। उसके बाद विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट भी अटैच किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिट की विजिटेड, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया। वी को हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख चुके हैं अस, और फिर बाकी के अदर वर्ड्स लगा दिए जैसे दिस ईयर। उसके बाद में हम तीसरे वाक्य की तरफ आ चुके हैं वी शैल नॉट बेट्रे आवर कंट्री, तो फिर वही सब्जेक्ट हमारा वी है। उसके बाद हम देखेंगे बेट्रे जो है वो हमारी वर्ब है। उसके बाद आवर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फिर से हम शुरू में ले आए, आवर कंट्री। शैल नॉट बी का इस्तेमाल किया गया, बैटरे की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया बैट्रेड, बाय का इस्तेमाल किया और वी को फिर ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर हमने लिख दिया है, जो कि होता है अस। चेंजिंग एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम थोड़ा सा प्रश्नवाचक वाक्यों को कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन वाले वाक्य, प्रश्न वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है इस टेंस के अंदर। एक्टिव का रूप है विल यू हेल्प हिम, विल यू हेल्प हिम। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, विल तो है ही हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में हमने देखा हमारा सब्जेक्ट है यू, हमारी वर्ब है हेल्प और हमारा ऑब्जेक्ट है हिम। तो वही करना है, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो विल या शैल, तो अगर वो एक्टिव में वाक्य के शुरू में लगी हुई है तो आपने पैसिव में भी उसे शुरू में लगा देना होता है। और उसके बाद में आपने एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना के लिखना है, जैसे ही को हमने ही बना के लिख दिया। बी का इस्तेमाल करना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फिर बाय का इस्तेमाल करना है और लास्ट में आपने करना है जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट हो उसे ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है, जैसा इस वाक्य में हमने कर लिया है। तो एक्टिव का फॉर्म था विल यू हेल्प हिम, तो पैसिव हो गया विल ही बी हेल्पिड बाय यू। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य आप ध्यान दें, विल यू नॉट हेल्प मी, ये नेगेटिव हो गया, तो शैल आई नॉट बी हेल्पिड बाय यू। क्या क्या परिवर्तन हमने किए हैं उस पर ध्यान देना होगा। जैसे मी था हमारा ऑब्जेक्ट, उसे हमने सब्जेक्ट बनाया आई, उसके साथ में सिचुएशन और सब्जेक्ट के अनुसार हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब चुन ली है शैल, तो शैल आई, नॉट बी का इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल, बाय का इस्तेमाल और यू को फिर ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है। और जो तीसरा वाला हमारा वाक्य है वो है विल दे एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो तो दे है, एक्सेप्ट जो है आपका वो है वर्ब और आवर इन्विटेशन जो है वर्ड वो एज
ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है, इसे हमने सब्जेक्ट बना लेना है। तो हमने लगाया आवर इन्विटेशन, इससे पहले सिचुएशन के अनुसार हमने विल का इस्तेमाल कर लिया, हेल्पिंग वर्ब विल आवर इन्विटेशन, बी का इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सेप्टेड का इस्तेमाल बाय देम। और एग्जाम्पल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, आप ध्यान से देखें। सी विल इन्वाइट मी, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आई शैल बी इन्वाइटेड बाय हर। दूसरा जो वाक्य है द टीचर विल पनिश हिम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। तीसरा जो वाक्य है वी शैल डू इट अगेन, इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट विल बी डन अगेन बाय अस। चौथा जो वाक्य है सी विल टीच हिम अ लेसन, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही विल बी टॉट अ लेसन बाय हर। इसी प्रकार से जो पांचवा वाक्य है ही विल बाय अ रिच वॉच, इसका पैसिव फॉर्म बनेगा अ रिच वॉच विल बी बॉट बाय हिम। तो इस तरह से आप देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हमने किए हैं, सब में एक ही जैसा रूल बार बार अप्लाई हो रहा है जब हम एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हैं, क्योंकि ये सभी वाक्य सिंपल सेंटेंसेज है। तो सिंपल सेंटेंसेज में हमने बता दिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। जैसे आप पहले वाक्य में देखें मी था, हमने उसका नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज किया है आई, और उसके बाद में हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाई है जैसे सेल, उसके बाद में हमने बी का इस्तेमाल किया, फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में जैसा हम हर सेंटेंस में करते रहे हैं कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसे ले जाकर हमने लिख देना होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जैसे सी का होता है हर, तो इस रूप में हमने लिख देना होता है। तो सारे ही वाक्यों में हमने यही किया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो सेंटेंसेज हैं इन पे हमें ध्यान देना है। अगर हमारा एक्टिव इस रूप में लिखा है सी विल वॉश द क्लोथ्स, तो पैसिव हो गया द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। यदि एक्टिव है ही विल डू इट, पैसिव होगा इट विल बी डन बाय हिम। यदि एक्टिव है पीपल विल फॉरगेट इट, पैसिव बनेगा इट विल बी फॉरगेटन बाय पीपल। एक्टिव है वी विल एग्जीक्यूट ऑल द ऑर्डर प्रॉम्प्टली, पैसिव बनेगा ऑल द ऑर्डर्स विल बी प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड बाय अस। इसी तरह से एक्टिव है हमारा दे विल पब्लिश 2 बुक्स इन जून, तो पैसिव बनेगा 2 बुक्स विल बी पब्लिश्ड इन जून बाय देम। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी हमने कोई नई चीज़ें इस्तेमाल नहीं की हैं, वही रूल्स जो बार बार आपको बताए जा रहे हैं उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने एक्टिव से पैसिव बना लिया है। जैसा आप 1 नंबर वाक्य में देखेंगे कि हमारा भाई सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है सी, हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है वॉश, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है क्लोथ। तो फिर आपने वही करना है, द क्लोथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना के लिख दिया, उसके बाद विल बी या सेल बी, आपने पता है कि एक चीज़ का चुनाव करना है, हमने यहाँ विल बी का चुनाव कर लिया है। वॉश जो हमारी क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है, फिर बाय का हमने इस्तेमाल किया है, और सी को पीछे ले जाकर हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है जो कि होता है हर। और सभी वाक्यों में हमने इसी रूल को अप्लाई किया है कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, विल बी या सेल बी में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव हमने कर लेना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगानी है, बाय का हमने इस्तेमाल करना है। सभी वाक्यों में हमने ऐसा ही किया है। और सेंटेंसेज आ गए हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस के लिए, तो इनको भी हम समझते हैं। यदि एक्टिव है समबडी विल बीट यू वन डे, तो पैसिव हो जाएगा यू विल बी बीटन बाय समबडी वन डे। यदि एक्टिव है आई शैल बाय द बुक्स टुमारो, पैसिव होगा द बुक्स विल बी बॉट बाय मी टुमारो। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा दोज हैप्पी डेज विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा हिज वॉइस विल बी हर्ड नो मोर बाय अस। यदि एक्टिव है दे विल स्टार्ट द शो इन 2 months, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा द शो विल बी स्टार्टेड इन 2 months बाय देम। तो आपने देखा उन्हीं नियमों का बार बार इस्तेमाल करते हुए हमें एक्टिव से पैसिव में बदल लेना है। और सेंटेंसेज आ चुके हैं हमारे पास। समबडी विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड, तो इसका पैसिव फॉर्म हो गया यू विल बी हेल्पेड इन द आवर ऑफ नीड। इसी प्रकार से दे विल एग्जिबिट
द शो टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, तो पैसिव फॉर्म होगा द शो विल बी एग्जिबिटेड टिल द एंड ऑफ दिस मंथ बाय देम। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है नो बडी विल हियर हिज वॉइस ऑफन हिज डेथ, इसका पैसिव वॉइस होगा हिज वॉइस विल नॉट बी हर्ड आफ्टर हिज डेथ। यदि एक्टिव है शैल आई एवर फॉरगेट द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा विल द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड बी एवर फॉरगेटन बाय मी। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है योर फादर विल स्पीक टू यू, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू विल बी स्पोकन टू बाय योर फादर।